प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार नमस्कार। खुश रहो, स्वस्थ रहो और घर पर रहो। अपना काम हर रोज़ करते रहो। बच्चों, हम इस लेक्चर में शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 3.4। इसमें हम सीखेंगे सारव गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड, और सीधे शब्दों में कहें तो सांझे गुणनखंड, और इसी तरह से सारव गुणज। ये दो चीज़ें हम सीखेंगे इस एक्सरसाइज में। क्या होते हैं सारव गुणनखंड, सबसे पहले वो देखिए। मान लिया कि एक संख्या है हमारे पास 25, इसके गुणनखंड है 5 और 5। दूसरी संख्या हमारे पास 10, इसके गुणनखंड है 2 और 5। ठीक है ना। आप इसको पूरे गुणनखंड लिख लीजिए। जैसे इसके गुणनखंड बनेंगे 1, 5 और 25, यही बनेंगे ना बेटा, क्योंकि 1 भी है और इसको 5 भी है और 25 भी। ये जिससे भाग होता वही गुणनखंड होते हैं। इस तरह इसके गुणनखंड क्या आएंगे, 1, 2 और 5 और 10। इसमें सारव गुणनखंड का मतलब इन दोनों में हो जो, तो दोनों में क्या है, एक तो 1 है और एक 5 है। ध्यान रखिएगा, एक सभी में सारव गुणनखंड होता है। एक तो सभी का सारव गुणनखंड होता ही है, एक के अलावा क्या है, 5। ये सारव गुणनखंड। और संख्याएं ले लो आप, बहुत सारी संख्याएं हम ले सकते हैं कि अलग अलग करके। मान लिया आप ले लीजिए 6, आपने ले लिया 8, आपने ले लिया 12, आपने ले लिया ये 3 ले लीजिए, कोई बात नहीं। इसके इसके गुणनखंड क्या बनेंगे, 1, 2, 3 और 6, क्योंकि 1 तो सबका गुणनखंड होता ही है। 2 से भी भाग होते हैं, 3 से भी और 6 से भी। अब आप कहेंगे कि ये गुणनखंड करके कैसे देखें, आप ऐसे करके देख लीजिए। मान लीजिए 6 है तो इसको आप 2 से भाग जाता है 3, फिर 3 से भाग जाता है 1, तो ये 2 और 3 और 1 और खुद ये तो होते ही हैं। मतलब 1, 2, 3 और 6 हुए, एक तो खुद और 1 ये तो है ही। इसके अलावा वो किससे भाग होता है, वो सारे गुणनखंड होंगे। इसका 1, 2 से भाग होता है, और किससे होता है, 3 से नहीं होता, 4 से होता है, 5 से नहीं होता, 6 से नहीं होता, 7 से नहीं होता, 8 से होता है। ये गुणनखंड है इसका। इसके गुणनखंड क्या है, इसी तरह से 1, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से भी होता है। 4 वाला वैसे 2 हो जाता है, आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन फिर भी हम इसको इस तरह से लिखते हैं, 5 से, 6 से और इसके बाद 12 से। सारव गुणनखंड का मतलब है जो सभी में हो। तो सब ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो सभी में है, एक तो होगा ही होगा। इसके अलावा कौन है, 2, तो ये इसके सारव गुणनखंड है। तो एक सभी का सारव गुणनखंड होता है, और ये ध्यान रखने की बात है। और आप जो है दूसरा ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो सभी में आया है, और वो है 2। एक बार 2 आया है तो एक ही बार 2 लिखा जाएगा। तो ये सारव गुणनखंड हैं 6, 8 और 12 के। इसी तरह से सारव गुणज क्या होते हैं। मान लिया हम इन्हीं के गुणज की बात करें, 6, 8 और 12 में गुणज। सारव गुणज असंख्य हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, कोई निश्चित संख्या नहीं है सारव गुणज की। सारव गुणज की कोई निश्चित संख्या नहीं है। आप देखिए इसके 6 से इसके गुणज लिखिए, 6, 12, 18, 24, 30। मान लिया हमने यहाँ तक लिख दिया, यहाँ तक लिख देते हैं। और ये 8, 16, मान लिया इसके भी 5 लिख दो आप अभी एक बार, इसके भी 5 लिख दो।
देखो बेटा अंत कोई नहीं है, ये यहाँ छोड़ दिए हमने वैसे 5-5 लिख के। अब इसमें सारव गुणज कौन सा है इनमें, जो सभी में आ रहा हो, सभी में क्या आ रहा है 24 आ रहा है, तो 24 इनका सारव गुणज है। आगे और बढ़ाएंगे तो और भी आ जाएगा सारव गुणज, लेकिन अभी इनमें जो है क्या है, पहले 5 में सारव गुणज सिर्फ 24 है। तो गुणा करने से आएगा वो गुणज और गुणनखंड करने से आएगा वो सारव गुणनखंड है। तो सारव गुणनखंड जो सभी में हो, सारव गुणज जो सभी का गुणज हो, तो जितने दे रखे हैं उनमें से, तो ये देखना है आपने। ऐसे ही सवाल है, हम प्रश्नावली के ऊपर आते हैं बच्चों। हमारी प्रश्नावली है 3.4। पहला सवाल देखिए, निम्न के सारव गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सारव गुणनखंड इसमें जो दे रखे हैं मैं वो कोई भी नहीं करूंगा, इसके अलावा और सवाल कर देता हूं। इसमें जो दे रखा है 20, 28, 15 और 25, 35 और 50, 56 और 120 के करने हैं, लेकिन हम और ले लेते हैं। इसके अलावा हम ले लेते हैं, मान लिया यहाँ पे 30 और 45 के ले लेते हैं। कैसे है, 30 के गुणनखंड कीजिए आप। 30 के गुणनखंड क्या बनेंगे, एक तो 1 होएगा, 2 से भाग होता है हाँ 2, 3 से भी होता है यस, 4 से हो रहा है ये नहीं, 5 से होता है हाँ तो 5, 6 से हो रहा है यस 6 हो रहा है, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से हो रहा है यस, 11 से नहीं, 12 से भी नहीं, 13 से भी नहीं, 14 से भी नहीं, किससे हो रहा है 15 से हो रहा है यस, 16 से नहीं, 17 से नहीं, 18 से भी नहीं, 19, 20, 21, 22, अब ये सीधा जाके 30 से भाग होता है। तो ये इसके गुणनखंड है। गुणनखंड निश्चित होते हैं, लेकिन गुणज असंख्य हो सकते हैं, कोई निश्चित नहीं। इस तरह 45 के कीजिए, 1, 2 से नहीं होता, 3 से होता है, 4 से नहीं होता, 5 से होता है, 6 से नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से होता है, 9 पंजे 45, ठीक है ना। और अब इसके बाद ये 10, 11, 12, 13, 14, 15 से होता है, 15 3 45, और अब सीधा जाके ये 45 पे आएगा, और किसी में नहीं होता। अब आप इसके सारव गुणनखंड क्या क्या हुए, सारव गुणनखंड इस तरह से सभी गुणनखंड बना लेंगे आप। तो सारव गुणनखंड वो होते हैं जो दोनों में हो, एक तो 1 है, 3 है, 5 है, और क्या है 15 है। ये इसके क्या हो गए, सारव गुणनखंड हुए ये इसके। इसी तरह आपने बताने, अब इसमें है एक और दे रखा है 4, 8, 12, 5, 15 और 25। तो 3 का, इसी तरह बेटा आप 3 का हो तो 3 ले लीजिए, तीनों में जो साझा रहेगा वो सारव गुणनखंड लेंगे आप। निम्न के प्रथम 3 सारव गुणज लिखिए। सारव गुणज लिखने हैं, इसमें 6, 8 के लिखने हैं, 12 और 18 के लिखने हैं। ये 2 सवाल हैं, लेकिन हम तीसरा ले लेते हैं। हम तीसरा कोई और ले लेते हैं। मान लिया हम यहाँ पे गुणज कर लेते हैं 7 और 9 के कर लेते हैं, ठीक है ना, 7 और 9 के। तो प्रथम 3 गुणज लिखने, हम प्रथम 5 लिख लेते हैं। तो 7 के प्रथम 5 गुणज 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, ये प्रथम 5 हो गए। 9 के भी प्रथम 5 लिख लो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, सीधा है कि पहाड़ा लिख दो वहाँ तक। 9 तिये 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45। ये सारव गुणनखंड, ये सारव गुणज हैं इसके। पहले 5 7 के और 9 के। इसी तरह आपने जो इसमें दे रखे हैं आपने वो करने हैं। चौथा सवाल है 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखी जो 3 और 4 के सारव गुणज हैं। 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं जो 3 और 4 के सारव गुणज हैं। ये मैं आपको यूं कहता हूं, करवा देता हूं, कोई बात नहीं।
चलो इसको खुद कीजिएगा, मैं और करवा देता हूँ। इसमें 3 और 4 कह रखा है, हम जो है क्या ले लेते हैं, 4 और 5 ले लेते हैं कि 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखनी है आपने जो 4 और 5 के सार्वगुणज हैं। 4 और 5 के सार्वगुणज 100 से छोटे, तो ये लिखना है आपको। 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो इसमें दे रखा है 3 और 4 के सार्वगुणज हैं। हम कर लेते हैं 4 और 5 के सार्वगुणज। तो आप देखिए 100 से छोटे सभी 4 के और 5 के सार्वगुणज लिखने हैं। पहले आप 4 के सभी गुणज लिख लो ताकि आपको आसान रहे, फिर उसमें से छांट लेंगे हम। 100 से छोटे 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, फिर 24, फिर 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 4 4 जोड़ते रहेंगे बेटा, आते रहेंगे। 80, 84, 88, 92, 96। 100 से छोटे लिखने हैं तो बस 96 तक, 100 तक लिखने होते तो 100 भी आ जाता। इस तरह 5 के 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 5 5 जोड़ते रहेंगे। 80, 85, 90, 95। अब ये हैं 5 के 100 से छोटे गुणज और ये 4 के हैं 100 से छोटे गुणज। तो इसमें सार्वगुणज क्या हो जाएंगे, सार्वगुणज 4 और 5 के सार्वगुणज। देखिए दोनों में 20 है, ये रहा, ठीक है ना। दोनों में 40 है, ये रहा, तो 20, फिर आ गया 40, ठीक है ना। इससे पहले कोई नहीं है, 20 से पहले कोई नहीं है, 20, फिर 40, और फिर इसके बाद 60 है, और इसके बाद फिर 80 है। ये 4 और 5 के 100 से छोटे सार्वगुणज हैं। इसके अलावा 4 और 5 में कोई साझा गुणज नहीं है। सार्व मतलब सांझे। 5वां, अब एक चीज और, सह अभाज्य, ये कौन सी होती है? इसको मैं साफ कर देता हूं। सह अभाज्य सह अभाज्य कौन से होते हैं? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सार्वगुणज हो वो सह अभाज्य है। सार्वगुणज कौन हो? सिर्फ एक ही हो और कोई सार्वगुणज ना हो एक के अलावा, तब वो सह अभाज्य या कोपराइम कहते हैं। जैसे 4 और 5, 4 के आप गुणनखंड देखिए क्या है, 1, 2 और 4। 5 के क्या है, 1 और 5। तो इनमें सार्वगुणनखंड केवल क्या है, 1 है। तो जिसमें सिर्फ एक ही सार्वगुणनखंड हो, एक के अलावा कोई और सार्वगुणनखंड ना हो, उनको हम बोलते हैं सह अभाज्य। उनको क्या बोलते हैं? सह अभाज्य। मान लिया कि आपने ले लिया 5 और 7 ले लिया, इसमें भी वही है 1 और 5, और इसमें क्या है 1 और 7, ये 1 है। आपने ले लिया 7 और 12 ले लो, मान लिया 7 के क्या गुणनखंड क्या है, 1 और 7, और 12 के क्या है 1, 2, 3, 6 और 12, सॉरी 1 4 रह गया, बीच में छोड़ दिया हमने, 1 2 3 4 6 और 12। तो ये इनमें देखिए सार्वगुणनखंड क्या है, सिर्फ 1। तो ये क्या है, सह अभाज्य संख्याएं।
मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें सारव गुणनखंड केवल एक ही हो वो क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्याएं। क्या चीज? ऐसी संख्याएं जिसमें केवल एक ही सारव गुणनखंड हो। सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अभी हमने देखा था, क्या है, 2 और 3 को भी ले सकते हैं, एक तो ये ले सकते हैं, दूसरा क्या ले सकते हैं, 3 और 4 को भी ले सकते हैं, तीसरा क्या ले सकते हैं, 3 और 5 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, हमने 4 और 5 भी देखा, और क्या 7 और 12 देखा, और क्या है 7 9 ले सकते हो। इस तरह से ये सभी क्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनमें केवल एक ही सारव गुणनखंड है। अब इसमें यहाँ दे रखा है 5वें सवाल में, जैसे 18 और 35, 15 और 37, 30 और 415, 17 और 68, 216 और 215, 81 और 16 में कौन सी सह अभाज्य संख्याएं हैं? आप इन सब के गुणनखंड बना लीजिए इस तरह से, और आप देखिए जिसमें सिर्फ एक ही सारव गुणनखंड है वो सभी सह अभाज्य हैं, और इस एक के अलावा यदि कोई और भी सारव गुणनखंड है तो वो सह अभाज्य नहीं है। अब छठा सवाल, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य हैं, किस अन्य संख्या से ये सदैव विभाजित होंगी? एक संख्या जो है 5 से भी और 12 से भी दोनों से ही विभाज्य हैं, और ये किस और संख्या से सदैव विभाज्य रहेंगी, ये आपको बताना है। किस किस से? 5 से और 12 से विभाज्य हैं, तो ये किस और से भी विभाज्य होंगी, ये बताइए आप। हमारा सवाल एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, तो किस अन्य संख्या से सदैव विभाजित होगी? देखो 5 से भी विभाज्य है और 12 से भी। कौन कौन सी संख्या से विभाज्य है? ये 5 और 12 से विभाज्य है, तो किस और अन्य संख्या से विभाजित होगी? तो आप देखिए ना, 5 से विभाज्य है और 12 से विभाज्य है, तो इसका मतलब 5 गुणा में 12 वो 60 से भी हमेशा क्या रहेगी? वो संख्या 60 है। जो 5 से भी विभाज्य है और 12 से भी विभाज्य है वो संख्या क्या होगी? आप दोनों को गुणा कर दो, वो संख्या निकल आएगी। और संख्या स्वयं से सदा क्या होती है? विभाज्य होती है। ठीक है ना? इसने पूछा है कि वह सदैव किससे विभाजित होगी। देखो विभाजित तो ये औरों से भी होती है, लेकिन सदैव खुद से जरूर होगी। जो सदैव 5 से विभाजित हो, सदैव 12 से विभाजित हो, तो वो संख्या 60 हो सकती है, या इससे और कोई संख्या हो सकती है, 60 का गुणज हो सकती है। जो संख्या 5 से भी विभाज्य है और 12 से भी विभाज्य है, वो संख्या 60 या 60 का गुणज होगी। तो इसलिए वो सदैव 60 से भी विभाजित होगी। जिसका भी पूछा जाए, आपको ये कहा जाए एक संख्या सदैव जो है 4 और 7 दोनों से विभाज्य है, एक संख्या सदैव 4 और 7 दोनों से विभाज्य है, वह किस और संख्या से सदैव विभाजित होगी? तो 4 गुणा 7 कर दीजिए, वो सदैव 28 से विभाजित होगी।
क्योंकि वो संख्या या तो 28 होगी या 28 का गुणज होगी। इसी तरह से ये पूछा हमसे कि 5 और 12 से विभाज्य है तो वो संख्या 60 हो सकती है या 60 का गुणज हो सकती है, तो वो सदैव किससे विभाजित होगी? 60 से। और 4 और 7 जो विभाजित होती है दोनों से, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? 28 से। अगला सवाल है, एक संख्या 12 से विभाज्य है, एक संख्या 12 से विभाज्य है, तो वो कौन सी संख्याएं जिससे वह संख्या विभाज्य होगी? तो और कौन सी 12 से विभाज्य, तो और कौन सी ऐसी संख्याएं जिससे वो विभाज्य होगी? देखो, कोई संख्या किसी से भी विभाजित होती है तो वह उसके गुणनखंडों से भी विभाजित होती है। आप ये नोट कर लीजिए, मैं आपको नोट करवा देता हूं। यदि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से, दूसरी भाज्य संख्या से विभाजित होती है तो वह संख्या सदैव उसके गुणनखंडों से, आप सीधा लिखिए, वह संख्या सदैव उस भाज्य संख्या के गुणनखंडों से भी विभाज्य होती है। मतलब कोई संख्या अगर किसी एक भाज्य संख्या से विभाजित होती है तो उस भाज्य संख्या के गुणनखंडों से भी वो विभाजित होती है। कहने का मतलब यहाँ पे जो सवाल दे रखा है वो दे रखा है कि एक संख्या 12 से विभाज्य है तो वो और किससे विभाजित होगी? अगर 12 से विभाज्य है तो 12 के गुणनखंड करो, 1 2 3 4 6 और 12, वो इन सब से विभाज्य होगी। कोई संख्या 12 से विभाजित होती है तो 1 से तो विभाजित होती है सभी, वो 2 से भी विभाजित होगी, 3 से भी होगी, 4 से भी होगी, 6 से भी होगी और 12 से भी होगी, ये पक्का। मान लिया एक संख्या यहाँ 12 की बजाय यूँ कह दे एक संख्या 15 से विभाज्य है तो वो और किस संख्या से विभाजित होगी? वो 1 से होगी, 5 से हो, 3 से होगी, 5 से होगी और 15 से होगी। वो इन से भी, 1 से तो सभी होती हैं, 15 से वो विभाज्य है तो वो 3 और 5 से भी विभाज्य होगी। जैसे 12 से विभाज्य होती है तो 12 से तो है ही, 1 से सभी होती हैं, तो 12 से विभाजित होने वाली 2 3 4 और 6 से भी सदैव पूरा पूरा भाग होती है। मेरा कहने का मतलब ये है। आशा है आपको समझ में आया होगा। आप अच्छी तरह से अपना पूरा काम करते रहें। कोई भी सवाल फिर भी अटकता है तो आप अपने टीचर से या फिर मुझसे, जो नीचे लिंक दिया हुआ है, आप जहाँ पे यूट्यूब पे हम ये चलता है सारा का सारा, उसमें आप नीचे देखिए, साइड नीचे देखिए एक लिंक में नंबर दे रखा है, उस नंबर पे भी आप, वो लिंक इस तरह से दिया हुआ है बच्चों, ऐसा एक त्रिभुज सा बना हुआ है, इसको अगर आप हाथ रखोगे तो नीचे नंबर निकल आएगा और उस नंबर पे जाके आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा, चाहे वो गणित का हो और चाहे विज्ञान का, इन 2 सब्जेक्ट का। धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और बड़ों का सम्मान करें।